किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान एक ऐसा लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ सीधे सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो आज भी कुछ ऐसे विषय लेकर हम आए हैं जिस पर विस्तार से अपने विशेषज्ञ मेहमानों से चर्चा करेंगे और आप तक हम स्मार्ट खेती से जुड़ी हुई पूरी जानकारी पहुंचाएंगे कि किस तरह से आप अपनी लागत को कम करते हुए, संसाधनों की बचत करते हुए भी बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। तो जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प है आज का विषय। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विषय पर। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा संसाधनों की बचत, पानी, खाद और कीटनाशकों का सटीक उपयोग। इस विषय पर अतिरिक्त जानकारी हासिल करने के लिए आप टोल फ्री नंबर के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर से 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के अलावा आप अपने संदेश, अपने जो सवाल है वो वीडियो के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो नोट कर लें हमारा नंबर जिस पर आप अपना वीडियो भेज सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं आप 8800520717। जी हाँ, तो इस नंबर पर आप अपने सवालों का जो वीडियो है वो भेज सकते हैं। इसे भी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो नोट कर ले ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर पंकज कुमार शाह। आप निदेशक है कृषि एवं उद्यानिकी, राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। साथ ही इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तन्नेन्दु सिंह। आप मुख्य कृषि अधिकारी है इफ्को, नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर शाह, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम संसाधनों के बचत की बात करते हैं, बेहतर मुनाफे की बात करते हैं, तो प्रिसीजन फार्मिंग यानी कि सटीक खेती की आजकल बात की जाती है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं आसान भाषा में, किसानों को, कि क्या है सटीक खेती, क्या है इसके लाभ। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे कि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि संसाधनों का हमको बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड रूप में उपयोग करते हुए खेती को लाभ का धंधा बनाना है। और प्रिसीजन फार्मिंग यानी कि सटीक खेती के ऊपर आज के समय में काफ़ी जोर भी दिया जा रहा है, ताकि चीज़ों का इनपुट्स का उपयोग करते हुए हम अपनी मृदा और हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि मृदा और पानी, इसको संरक्षित करते हुए जितनी फसल को रिक्वायरमेंट है, जितनी फसल को आवश्यकता है, जितनी उस पौधे को आवश्यकता है, उतना ही इनपुट उसके लिए दिया जाए। साथ ही मृदा में भी जैसे कि हम देखते हैं कि अनावश्यक रूप से अगर हम किसी भी तरह का खाद या रसायन या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मृदा के ऊपर बहुत ही विपरीत असर डालता है। तो ऐसी स्थिति में मृदा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जितना सॉइल में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, उतना ही फर्टिलाइज़र अगर हम उसको देंगे तो यह एक उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा और लंबे समय तक सॉइल एक सस्टेनेबल रूप में रहेगी। जिसका कि आने वाले समय में कोई दुष्प्रभाव केमिकल्स का नहीं होगा और सॉइल की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। जी बिल्कुल। तो ये बात समझना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसी तरीके को अपनाने की बात जो होती है स्मार्ट खेती में की जाती है। एक ज़माना था जब किसान ये सोचता था कि जितना ज़्यादा पानी हम खेतों में डालेंगे फसल लहलहाएगी, जितना ज़्यादा खाद डालेंगे अच्छी पैदावार हमें मिलेगी, लेकिन विज्ञान ये कहता है कि जितनी ज़रूरत उतना ही उपयोग। डॉक्टर तन्नेन्दु, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। इसको हमें समझना होगा, पूर्ण रूप से समझना होगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयति, यानी किसी भी चीज़ की आप अति करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा होगा, यह ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई खाद जो आदान है एक, अगर उस खाद का सदुपयोग करेंगे तो खाद भी कई प्रकार की हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी है, एनपीके है, या आप ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग करते हैं। तो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका ऐसा प्रयोग करिए
कि वो सही तरीके से समेकित रूप से एक सही तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन कर पाए। बहुत जगह देखा गया है कि एक ही तत्व की आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे यूरिया की बात करें तो यूरिया क्या है कि जो यूरिया आपको मिल रहा है सब्सिडाइज्ड है, आपको कम दाम पे मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इससे हमें ज़्यादा लाभ होगा। तो हमें इसका प्रयोग उसी तरीके से करना चाहिए जैसे कि हम जिस चीज़ को हम ज़्यादा प्रयोग करने से आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सके उस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। कई बार यह भी देखा गया है कि आप एक ही तत्व का प्रयोग करते हैं तो अन्य तत्व जो हैं उनका मिलना थोड़ा कम हो जाता है। जैसे हम बहुत जगह देख रहे हैं कि मिट्टी की जाँच कराने पर जिंक की, बोरॉन की, सल्फर की और अब तो मैग्नीशियम, आयरन की भी समस्याएं हम लोग को खेत में देखने में आ रही हैं। तो अगर आप मिट्टी की जांच करें और जो चीज़ ज़रूरत है उसके हिसाब से प्रयोग करें, ये ना देखें कि सस्ता मिल रहा है तो इसका हम ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि इससे फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। आपने बात किया एग्रोकेमिकल का, तो एग्रोकेमिकल में भी जब आप ज़्यादा खाद पानी डालेंगे और जब अति ज़्यादा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उससे बीमारी और कीट पतंगों का प्रकोप भी ज़्यादा होगा। इसके लिए एक और भी तरीका है कि जो हम किस माध्यम से खाद का प्रयोग कर रहे हैं या पानी जो डाला है, पानी आपने नमी बनाई है या पूरा उसको पूरा डुबो दिया है, तो यह भी देखना है कि किस समय पे आपको इरिगेशन देनी है, सिंचाई करनी है, उसकी व्यवस्था कैसी है, पानी का लवण ज़्यादा है या पीएच कितना है, ये सब भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी की जांच के साथ साथ पानी की जांच भी आवश्यक है। इससे क्या है कि जो आप आदान प्रयोग कर रहे हैं, खाद का प्रयोग कर रहे हैं, वो किस मात्रा में मिल पा रहा है पौधे को, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कितना दिया, कितना पौधे ने लिया, यह आवश्यक है। तो अगर हम इन सब बातों पे ध्यान देंगे तो निश्चित ही लाभकारी भी होगा किसानों के लिए, और उनको ये जो खेती किसानी में एक सतत प्रक्रिया है टिकाऊ खेती की करने की, उसमें भी लाभ होगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से हर किसान कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो संसाधन है उसका अगर अतिरिक्त इस्तेमाल आप कर देते हैं तो कैसे आपको नुकसान हो सकता है, वहीं समुचित उपयोग करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खेती में संसाधनों का सटीक और संतुलित उपयोग बहुत जरूरी है। संसाधनों की बचत न केवल लागत घटाती है, बल्कि खेती को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल भी बनाती है। बात अगर पानी की करें तो पानी कृषि का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ऐसे में पानी की कमी न हो, इसके लिए हमें सिंचाई के लिए ऐसे तरीकों का उपयोग करना होगा जिससे पानी की बचत हो सके। हमें विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म सिंचाई सहित कुशल सिंचाई तकनीकों के माध्यम से पानी के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर देना चाहिए। हम फव्वारा विधि से सिंचाई कर सकते हैं। इस विधि में पानी की बर्बादी नहीं होती। इस विधि में सिंचाई क्यारियों में न करके पाइपों और नोजलों के जरिए वर्षा के रूप में की जाती है। ये विधि जल संरक्षण के साथ साथ मृदा अपरदन रोकने और भूमि संरक्षण में भी मददगार है। इस विधि से सिंचाई करने से क्यारियों में की गई सिंचाई की तुलना में 30-40% पानी बचता है। इसके अलावा बूंद बूंद यानी ड्रिप सिंचाई पद्धति भी एक अच्छा साधन है। इस विधि के जरिए खेत में रबड़ पाइप के द्वारा छोटी छोटी नलिकाओं या पाइप में छेद के जरिए सीधे पौधे की जड़ के पास पानी और पानी में घुलने वाले पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। इस विधि से पानी की करीब 70% तक बचत होती है। वहीं खाद भी कृषि का एक अहम घटक है। ऐसे में इसके सटीक उपयोग की कोशिश करें। मिट्टी की जांच के आधार पर खाद डालें, जिससे परिणाम भी अच्छे आएंगे। किसान 4R सिद्धांत, राइट सोर्स, राइट डोज, राइट टाइम, राइट प्लेस यानी सही खाद, सही मात्रा, सही समय और सही तरीके को अपनाएं। मिट्टी या फसल की जरूरत के हिसाब से ही खाद का उपयोग करें, और इस जरूरत को जानने के लिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनवा सकते हैं। वहीं कीटनाशकों के सटीक उपयोग के लिए समेकित कीट प्रबंधन अपना सकते हैं। जैविक कीटनाशक और प्राकृतिक उपायों को प्राथमिकता दें। सिर्फ जरूरत होने पर ही रासायनिक दवाओं का छिड़काव करें। सही मात्रा और सही समय का ध्यान रखें। संसाधनों की बचत आधुनिक कृषि की अनिवार्यता है। पानी, खाद और कीटनाशकों का सटीक एवं संतुलित उपयोग न केवल उत्पादन बढ़ाता है, बल्कि मिट्टी की सेहत, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में भी वृद्धि करता है।
जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर शाह, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जब संसाधनों की बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन और सबसे महत्वपूर्ण आदान भी खेती का है पानी। तो इसके बारे में हमें ये बताएं, जो हम देखते आ रहे हैं कि पारंपरिक तौर पर किसान फ्लड इरिगेशन करते रहे हैं कि खेतों में एक बार पंप सेट से पानी छोड़ दिया और लगातार पानी बहता चला जा रहा है। इसके दरअसल क्या क्या नुकसान होते हैं? किसान यही सोचता है कि पानी मिलता रहेगा तो फसल की बढ़वार अच्छी होगी, लेकिन दरअसल अगर इतना पानी बह जाए और मिट्टी जो है उसमें खेतों में भरा रहे पानी, तो इससे किसान को नुकसान क्या हो सकते हैं, ये हमें समझाएं। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आज के समय में, जबकि हमारे किसान भाई देख रहे हैं कि पानी की कितनी ज़्यादा क्राइसिस, कितनी ज़्यादा समस्याएं कई क्षेत्रों में हो रही है। और जो बारिश का पैटर्न भी है वो हम लोग देख रहे हैं कि बदलता जा रहा है। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं पर बहुत कम बारिश हो रही है। साथ ही बारिश समयानुकूल होती भी नहीं है। जब फसलों को आवश्यकता होती है उस समय बारिश होती नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यह किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो उनके पास में पानी के रूप में संसाधन मौजूद हैं उसका वो उचित उपयोग करें। जितनी और जब आवश्यकता हो उसी समय उपयोग करें। जैसा कि आपने अभी इस रिपोर्ट में भी देखा कि जो सूक्ष्म इरिगेशन की तकनीक्स हैं, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसमें पानी की हम लोग देख सकते हैं कि करीब 60 से 70% तक बचत हो जाती है। खास करके जो ड्रिप इरिगेशन है इसमें तो इस तरह से डिवाइस किया गया है कि जो रूट जोन है, जो जड़ का क्षेत्र है पौधे का, वहीं पर पानी की बूंद से ड्रॉप बाय ड्रॉप सप्लाई की जाती है ताकि आवश्यकता अनुसार पानी उस पौधे को उपलब्ध हो सके। और आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध होने से उसको जितनी आवश्यकता होगी उतना ही वो लेगा और पानी का वेस्टेज रुकेगा। साथ ही अगर जैसे आपने अभी पूछा कि फ्लड इरिगेशन कैसे किसान करते हैं, अगर हम लगातार इस तरह से खेत में पानी बहाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी खत्म करेगा, साथ ही पानी का वेस्टेज तो होगा ही होगा। तो इस तरह से पानी का अनियंत्रित प्रयोग जो है कहीं से फायदेमंद नहीं है। और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका हमें बहुत ही अभी समझदारी पूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं, फिर चाहे वो खाद हो, चाहे रसायन हो, चाहे पानी हो। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मिट्टी के अगर स्वास्थ्य को हमको बचा के रखना है तो हमें पानी का बिल्कुल आवश्यकता अनुसार उपयोग ही करना चाहिए। और अगर संभव हो तो माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है उसी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और आजकल शासन की विभिन्न योजनाएं भी हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कई तरह की स्कीम्स चल रही हैं जिसमें इस तरह की इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन टेक्निक्स को सब्सिडाइज्ड रूप से किसानों को प्रमोट किया जा रहा है, उन तक पहुँचाई जा रही है। बिल्कुल, तो इस योजना के बारे में भी जानेंगे। आइए बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। और इस संसाधनों की बचत की और समुचित उपयोग की बात हो रही है, तो डॉक्टर तन्वंती, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खाद के समुचित उपयोग की जहाँ तक बात है, तो अगर मिट्टी की जांच करा ली जाती है तो वो कितनी सहायक इसमें हो सकती है? देखिए, मिट्टी की जांच से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन जानकारी मिलने तक ही सीमित नहीं है कि सॉइल हेल्थ कार्ड बन गया, उसका उपयोग किया है कि नहीं, यह बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे जो बेसिक, जो उसके अंदर जो सबसे मूलभूत आती है बात, वो आती है ऑर्गेनिक कार्बन या जीवाश्म तत्व कितना है, जो कि आपकी मिट्टी के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। क्योंकि ये भी आपको पता है कि कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो है वो बहुत आवश्यक है आपकी एक अच्छी मिट्टी के लिए। तो अगर कार्बन आपका कम है और नाइट्रोजन अगर ज़्यादा भी है तो आपका जो पौधा है वो सही तरीके से नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर पाता। जी। आपको ये जानकर डॉक्टर तरुणेंदु, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम में हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं रुपेश सिंह जी, बिहार से। स्वागत है आपका रुपेश जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, हम ये जानना चाहते थे कि अभी जिस चीज का सीजन चल रहा है जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए रुपेश जी, बातचीत में रुकावट आएगी। हाँ, हेलो जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए रुपेश जी, बताइए। आवाज बंद कर दिए हैं मैडम। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन के बाद गर्मी का मौसम आएगा, उसमें किस चीज का सब्जी लगाना ज्यादा बेटर रहेगा? अच्छा, इसके विषय में जानकारी चाहिए था और कौन सा किस्म लगाएं।
डॉक्टर शाह यही यहाँ पर जानकारी चाहिए था। ठीक है रुपेश जी, आइए जानकारी लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर शाह को सुझाव देना चाहेंगे कि जो गर्मियों का सीजन आने वाला है तो ऐसे में किन किन सब्जियों की खेती कर सकते हैं रुपेश जी? जी, जैसे अगर उनके पास में पानी की सुविधा उपलब्ध है तो वो कुकुरबिट्स में कई तरह की फसलें हैं उनको अपने खेत में लगा सकते हैं, और पानी की आवश्यकता अनुसार जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनको अपने खेत में वो बिल्कुल लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो रुपेश जी, उम्मीद है कि ये जो सुझाव है इस पर आप अमल जरूर करेंगे, और बेल वाली सब्जियां हैं और कई तरह की ऐसी सब्जियां जिनकी बाजार में मांग भी इस वक्त बहुत अच्छी बनी रहती है, तो उनका चुनाव आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने क्षेत्र के लिए बेहतर किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपके क्षेत्र के लिए कौन सी अच्छी किस्म है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, और उसका चुनाव आप करेंगे तो आपको अच्छी उपज भी मिलेगी। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं संसाधनों की बचत की, यानी कि पानी, खाद और कीटनाशकों के सटीक उपयोग की। तो किस तरह से संसाधनों की बचत करते हुए आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं खेती में, इसकी चर्चा हो रही है। और इससे जुड़े हुए सवाल भी किसानों के आ रहे हैं फोन लाइन के जरिए भी, और आपको बता दें कि वीडियो के जरिए भी किसान जो है अपने जो सवाल है वो हमें भेज रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि बिहार के किसान नीरज जी ने क्या सवाल भेजा है। मैं नीरज राज, ग्राम महिमाचक, ब्लॉक हरनौत, जिला नालंदा, बिहार का निवासी हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मृदा को स्वस्थ रखने में सॉइल हेल्थ कार्ड का क्या योगदान है? जी जी जी, तो सवाल आपने जान लिया, आइए इसका जवाब लेते हैं। जी बताएं। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न किया कि सॉइल हेल्थ कार्ड के में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए मूलतः जो है उसमें जो आपकी मोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसमें एक आपका ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन तो जैसे आपने देख लिया जीवाश्म जो है कितना उसमें है, जिससे आपका सीधे सीधे जो माइक्रोब्स हैं, जो जीवाणु उसमें जो रहते हैं, जो अच्छे जो कीट उसमें रहते हैं, उनके बारे में आपको संख्या पता लगा सकते हैं, जिससे कि वो बढ़ेगी। ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होगा तो साथ में जो पीएच है उससे पता चलता है कि अम्लीय है या क्षारीय भूमि है आपकी। अगर आप उसका सही तरीके से रिक्लेमेशन कर लेते हैं, आप उसका सही तरीके से संसाधन जो आप सही से कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको जो तत्वों की उपलब्धता है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा भी आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य तत्व जो हैं आपके, उनकी भी आपको जानकारी सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा मिल जाती है। इसमें यह भी पता लगता है कि जो आप जो फसल लगाने वाले हैं उसके लिए कितने मात्रा आपको खाद की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका जो तत्व हैं वो कम आ रहे हैं तो लगभग 25% उसको बढ़ाकर आपको खाद डालना पड़ेगा, या अगर तत्व ज़्यादा हैं तो आपको 25% तक लगभग आपको खाद का कम प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक आपको समुचित जानकारी जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड पढ़ के आपको एक उसका, लेकिन उसका रिकमेंडेशन जो है, संस्तुति जो है वो आपको मिलनी चाहिए, उसका सटीक प्रयोग आपको करना चाहिए। इसमें जो पीएच वाली जो बात हो रही थी, जिसमें पता चलता है कि अगर 7.5 से अगर ऊपर है या 8 साढ़े 8 से ऊपर है पीएच, तो आपको क्या करना है, उसमें जिप्सम डालना है। या अगर आपका उसका 6.5 से नीचे है तब आपको क्या इसमें करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो मिट्टी है
उसके जो तत्व हैं वो पौधों को मिल पाए। क्योंकि यह बहुत अच्छी है कि आप जब पानी का प्रयोग करते हैं या कोई भी आप प्रयोग करते हैं, आप देखिए कि जब बारिश होती है तो आपको एकदम से पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जो पीएच है वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होता है बारिश के पानी के साथ साथ। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप सही तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड का जांच के बाद उसको कैसे उपयोग करते हैं, इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके साथ में कौन कौन से आदान है उसका प्रयोग करना है। उसमें कई बार यह भी पता लग जाता है कि अगर आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो यूरिया को कितने भाग में इसको देना है, या आप अगर वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है 100% घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करना है तो उसका स्प्रे किस समय करना है, इसकी भी जानकारी कई बार संस्कृति में दी जाती है। तो आप नज़दीक के जो केवीके हैं कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग से संपर्क करें और उनसे जानकारी प्राप्त करके सॉइल हेल्थ कार्ड का समुचित प्रयोग करें। बिल्कुल। तो नीरज जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए अब कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए उनका सवाल लेते हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैं अशोक सिंह, गांव लंगेरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान का रहने वाला। इससे हमारी मिट्टी को कितना बुरा असर पड़ता है, और दूसरी चीज जो हम गर्मी की गहरी जुताई करते हैं इससे कितना हमें फायदा होगा, और तीसरी चीज जो हम फसल चक्र अपनाते हैं, हरी खाद देते हैं, गोबर की खाद देते हैं, तो इससे हमारी मिट्टी जो है कितनी मजबूत होती है। और इसके अलावा और हमें फसल में कौन कौन सी चीज बोनी चाहिए जिससे हमारी मिट्टी और मजबूत हो, पैदावार अधिक हो, लागत हमारी घटे। क्योंकि खेती के हैं 4 यार, बीज, खाद, पानी, उपचार। बिल्कुल। तो डॉक्टर तन्नंदू क्या बहुत ही बढ़िया प्रश्न का है। देखिए, इन्होंने सभी चीज़ें पूछ ली हैं। मुझे इतना ध्यान में है, गहरी जुताई की बात की। देखिए, गहरी जुताई का सबसे ज़्यादा आवश्यक बात यह है कि जो पौधे हैं उनकी जड़ें प्राय ऊपर की जो 30 सेंटीमीटर है वहाँ ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, और वो तत्वों का जो शोधन है या तत्व जो लेता है पोषक तत्व, वो उसी जोन से लेता है। अब यहाँ गहरे जुताई में आप क्या करते हैं, जो नीचे के तत्व हैं उनको भी ऊपर ले आते हैं, साथ साथ गहरे जुताई में जो अन्य रोग बीमारी या कीट हैं वह भी ऊपर आते हैं। जब उनको धूप से जब उसका जो सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है तो बहुत से रोग बीमारी आपके ऐसे दूर हो जाते हैं, और तत्वों की उपलब्धता भी उस जोन में आ जाती है जहाँ पर पौधों की जड़ें होती हैं। एक तो ये था। दूसरा इनका ये भी कहना था कि हम कैसे अपनी मिट्टी में क्या चीज़ से कि आपने ढेंचा लगाया या आपने हरी खाद का किसी का प्रयोग किया और आपने इसको पलट दिया, मतलब आपने जब फूल निकलने से पहले की अवस्था पर उसको पलट दिया, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो ढेंचा का जो अंदर जो सैप होता है, अंदर जो रस होता है वो एसिडिक होता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी के अंदर जो आपका जो पीएच बढ़ा हुआ है उसको कम करने में मदद मिलती है। दूसरा, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, उससे क्या होता है कि आपको लगभग 25 किलो तक 20 से 25 किलो तक आप नाइट्रोजन जो है उसको कम कर सकते हैं। कहीं कहीं ज़्यादा आप कर सकते हैं, कहीं कम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की आपकी मिट्टी है। तो इससे आप यूरिया खाद का प्रयोग भी कम करेंगे। इसके साथ में जो संरचना है, जो जड़ें हैं, उनसे संरचना में बदलाव आता है, और कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि जो बहुत सारे जो अन्य जीवी हैं जैसे आपके जो केचुए हैं वह भी ऐसी भूमि में ज़्यादा दिखते हैं। इसके साथ में आप जो भी फसल लगा रहे हैं, साथ में अगर आप ऐसा चक्र अपनाएं, फसल चक्र अपनाएं जिसमें आप दाल वाली फसलें लें या गांठ वाली फसलें लें या कवर क्रॉप जो कहते हैं, जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं आपकी मिट्टी का तापमान भी कम करें और उसको पोषण भी दे, जीवाश्म दे। तापमान कम करने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है तो कार्बन मिट्टी में रह नहीं पाता, वो उड़ जाता है। तो इसलिए अगर आप इन सब के साथ में अगर फसल चक्र भी ऐसा लेंगे जिसमें अगर आपने दाने वाली फसल ली है तो साथ में आपने जो गांठ वाली फसल है या फिर जो मिट्टी के नीचे वाला जो है विभिन्न लेयर्स पे जो आपकी फसलें काम करेंगी उसका भी सदुपयोग करेंगे, तो ये बहुत अच्छा इनको जानकारी जो है इसका प्रयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और मिट्टी के साथ साथ आपका जो संतुलन है, खेती का जो संतुलन है वह भी बना रहेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर तन्नंदू, आपने बहुत ही विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन डॉक्टर शाह, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि कुछ और खास सुझाव आप देना चाहेंगे। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का भी उन्होंने जिक्र किया था, तो क्या उपाय अपनाए जाए? सबसे पहले तो मैं जो पहले वाला सवाल था उसमें एक इनपुट अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करी नीरज जी ने। हाँ, नीरज जी ने। तो सॉइल हेल्थ कार्ड अपने आप में शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें किसानों को एक कार्ड दिया जाता है जिसमें उनकी मृदा का पूरा हेल्थ रिपोर्ट होती है कि उस मृदा में कितने तत्व आज की स्थिति में मौजूद हैं और कितने कम मात्रा में है, कितने अधिक मात्रा में है। और मुख्य रूप से ये जो है 12 चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है,
सल्फर है, बोरान है, इसके अलावा विद्युत चालकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, और इन 12 चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी सॉइल हेल्थ कार्ड में दी जाती है। और किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि सॉइल टेस्ट वैल्यू बेस्ड फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करें, मतलब जितनी आपकी सॉइल टेस्ट की वैल्यू आई है उसके आधार के हिसाब से आप अपना खाद का उपयोग करें, ताकि आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और लंबे समय तक आपको उत्पादकता मिलती रहे। जनरली किसान ये करता है कि भाई इतना रिकमेंडेशन, इतनी अनुशंसा है, उतना खाद हमें हर साल डालना ही डालना है, चाहे रिक्वायरमेंट हो या ना हो, लेकिन ये एक गलत तरीका है। चूंकि हम संसाधनों के संरक्षण की बात करते हैं, इसलिए इस योजना के अंतर्गत किसानों को यही सलाह दी जाती है कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही आपकी सॉइल टेस्ट वैल्यू के आधार पर आप खाद का उपयोग करें, ताकि लंबे समय तक आपकी मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं और भी सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं, उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। वीडियो के जरिए सवाल भेजा है अशोक जी ने बाड़मेर राजस्थान से। आइए देखते हैं क्या है उनका सवाल। मैं अशोक सिंह, गांव लंगेरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं कि मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, तो मृदा संरक्षण के उपाय जानना चाहते हैं, डॉक्टर शाह बताएं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। आज के दौर में जैसा कि हम लोग अभी चर्चा करते आ रहे हैं कि मृदा अपने आप में एक महत्वपूर्ण आदान है जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1 इंच मृदा बनने में कई सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो जो मृदा हमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई है उसको हमें संरक्षित करने के लिए कई तरह के उपाय हैं जो कि अपनाने चाहिए। सबसे पहला उपाय उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अनावश्यक रूप से हम लोग पानी दे करके बहाते हैं पानी, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी ऊपर की जो उपजाऊ मृदा है वो निकल जाती है, वो बह जाती है। तो उसको रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही हम लोग पानी दें। दूसरा उपाय के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कुछ देर पहले बताया कि क्रॉप रोटेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, ताकि जो मृदा हमारी बची हुई है उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। हम लगातार एक ही किस्म की, एक ही कैटेगरी की फसल हर साल हर सीजन में लेते जाएंगे तो हमारी मृदा में जो आवश्यक तत्व हैं उसकी कमी हो जाएगी। तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि हम क्रॉप रोटेशन अपनाएं, फसलों को रोटेट करते रहें। और उस रोटेशन में ये भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि जो लेग्यूमिनस फसल हैं, दलहनी फसलें जो है, जिनकी की जड़ों में ग्रंथियां होती है जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन को फिक्स करती है, जिसके अंदर में बैक्टीरिया होते हैं, तो ऐसी फसलों को जरूर शामिल करें ताकि आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। बिल्कुल, और हम बहुत ही खुशकिस्मत है, भारत एक ऐसा देश है, चाहे रबी की फसल हो या फिर खरीफ की, कुछ ना कुछ दलहनी फसलें जरूर है जिन्हें आप ले सकते हैं, तो जरूर अपने फसल चक्र में इन्हें शामिल करें। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। कृष्ण जी सोनीपत हरियाणा से इस वक्त फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो कृष्ण जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ जी जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि 3 फुट मिट्टी उठवाई है जी कृष्ण जी, उठवाई है, करना चाहिए। माफ कीजिएगा कृष्ण जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। 3 फुट मिट्टी उठाई है, घर आई 3 फुट है। कृष्ण जी कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है। मिट्टी किले में से घर आई, मैंने क्या करा 3 फुट मिट्टी, और तो उसमें उपजाऊ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, जो मिट्टी है आपकी, आप चाहते हैं कि उसको उपजाऊ बनाएं, ऊसर मिट्टी है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या करना होगा, आइए जान लेते हैं, डॉक्टर शाह बताएं। जी, जैसे आज के दौर में एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि मिट्टी का काफ़ी भूभाग जो है लगातार खेती करने से और अवैज्ञानिक तरीके अपनाने से अपनी उर्वरा शक्ति खोता जा रहा है और बैरन लैंड में कन्वर्ट होती जा रही है। तो इस तरह की लैंड को उपजाऊ बनाने के लिए कई सारे तरीके हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जो मृदा के अंदर में सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी है, उसको बढ़ाने पर हमें फोकस करना चाहिए। और उसके लिए आवश्यक यही है कि ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करने के बजाय हम लोग जो प्राकृतिक
तत्व हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट है, फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर खाद, केंचुआ खाद है, इनका इस्तेमाल करें ताकि सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़े। जब माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली निश्चित रूप से यह होगा कि सॉइल की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और सॉइल जो लगातार डिग्रेड हो रही है, डिकम्पोज हो रही है, वो होने से बच जाएगी। साथ ही दूसरा तरीका एक ये भी कहना चाहेंगे कि अगर कोई मृदा ऐसी है कि जहाँ पर कई सालों से खेती नहीं हो रही है, उस खेती में भी अगर हम लोग इस तरह की किस्में लगाएं जो कि बहुत ही हार्डी है, जो कि किसी भी तरह के क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकती है, फॉडर क्रॉप ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल करें। अथवा एग्रो फॉरेस्ट्री तकनीक के माध्यम से भी हम लोग इस तरह की सॉइल में कुछ ऐसे ट्रीज, इस तरह की झाड़ियां लगा दें जो कि मिट्टी को बांध के रखे और उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखे, तो यह भी एक फायदेमंद उपाय साबित होगा। बिल्कुल। तो कृष्ण जी, कई उपाय यहाँ पर आपने जाने डॉक्टर अरशाद से। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आप जरूर उठाएंगे और आपके खेत की जो मिट्टी है और भी उर्वरक हो जाएगी। इसी तरह से हमारी चर्चा कार्यक्रम में जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं संसाधनों के उचित उपयोग की, यानी कि खाद, पानी और कीटनाशकों के समुचित उपयोग के बारे में। इस विषय से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो बनाकर भी अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। इन सभी डिटेल्स को लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। आप चाहे ईमेल आईडी हो, टोल फ्री नंबर हो या फिर व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप सवाल भेजना चाहते हैं, वो सब कुछ आप देख सकते हैं और भेज सकते हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर तरुणेंदु आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि बातचीत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की भी बात हुई है और इसकी भी बात हुई है कि जिन उर्वरकों के लिए सब्सिडी दी जा रही है उसका किसान अत्यधिक इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ऐसे में अगर यूरिया है, डीएपी है, जरूरत तो मिट्टी को होती ही है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करें तो इसके क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही समसामयिक प्रश्न आपने किया, क्योंकि हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, नाइट्रोजन मिट्टी में ज़्यादा डाल रहे हैं, लेकिन मिट्टी में आप जब जांच कराते हैं तो पता चलता है कि इसमें नाइट्रोजन कम है। तो ये इतना यूरिया या इतना नाइट्रोजन वाला खाद डाल रहे हैं तो ये जा कहाँ रहा है? क्योंकि मिट्टी में तो रुक नहीं रहा, मिट्टी उसको रोक नहीं पा रही है। आप देखेंगे हमारी मैक्सिमम जितनी भी अधिक से अधिक जो भूमि है या मिट्टी की जाँच जो कराते हैं उसमें यह कम ही आता है। तो ये सबसे पहले जानना आवश्यक है कि हम जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं वो कितना मिट्टी में रुक पा रहा है या उससे क्या हमें फ़ायदा हो पा रहा है। तो इसकी अगर आप जांच करेंगे तो पाएंगे कि देखिए, पहले यूरिया आया, पिल्ड आया, फिर ग्रैन्यूल आया दानेदार मोटा, उसके बाद फिर नीम कोटेड आया, अब सल्फर कोटेड भी आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि जैसे बहुत कहावत भी सुनी होगी आपने, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपना करवा। तो जो फार्मर है, जो किसान है, वो किस तरीके से खेती कर रहा है ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि वह समझदारी वाली खेती करे। वह ये देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन आदानों के प्रयोग से और जो तत्व हैं उसकी उपलब्धता मुझे कम होती जा रही है। आजकल किसान इस बातों का ध्यान रख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं घूरे की खाद या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलाकर
इसका प्रयोग करते हैं। और वो यह भी कोशिश करते हैं कि वो उसका जो यूरिया का है उसको 3 या 4 बार में दें या 2 बार में दें, जैसा जो फसल है जिसकी जितनी आवश्यक है, जितनी खुराक की आवश्यकता है उसके हिसाब से दे रहे हैं। हमें यह भी देखना है कि जो प्रथम 60 दिन तक प्रायः किसान कोशिश करते हैं कि अपनी फसल को भरपूर भोजन दें, लेकिन आज ये देखा आ रहा है कि जो मिट्टी में जो आपके जो मिट्टी के स्वास्थ्य की समस्या हैं उसके कारण बाद में भी थोड़ा बहुत उनको खाद देने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पर्णीय छिड़काव है उसकी तरफ जाएं। एक बात मैं जो कहना भूल गया कि बहुत जगह जो बीज है उसका भी शोधन करना आवश्यक है, क्योंकि जो बीज है जो वही मजबूत होगा और वो कैसे अपने आसपास के वातावरण में पनपता है, कैसे वो अपनी जड़ों के माध्यम से जो नत्रजन है या अन्य तत्व हैं उसको कैसे खींचता है अपनी तरफ और कैसे उसकी बढ़वार होती है। तो बीज का शोधन करें। बहुत तरह के नए आदान आ रहे हैं जिसमें एनपीके कंसोर्शिया जो आपको बाजार में जैव उर्वरक मिल रहे हैं उनका टांका लगाइए। राइजोबियम का टांका है जो लगभग 7 टांके आपको राइजोबियम के या अन्य जो आपके जो नत्रजन वाले हैं, जो ग्रंथियां की बात हम लोग कर रहे थे अभी, तो उनका टांका लगाइए। टांका लगाने से उनको एक बहुत अच्छी स्टार्ट मिलती है, उनका अंकुरण बढ़िया होता है। आजकल नैनो डीएपी का भी हम लोग देख रहे हैं प्रयोग काफी हो रहा है। बिल्कुल, नैनो तकनीक पर हम आएंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। मनोहर लाल जी हनुमानगढ़ राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। तो मनोहर जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम रुक करते हैं अगले हमारे दर्शक का जिन्होंने वीडियो के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। उस सवाल को यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। अमित कुमार मीणा जी ने राजस्थान से क्या सवाल भेजा है, आइए देखते हैं। मैं अमित कुमार मीणा नागालैंड विश्वविद्यालय का एमएससी का विद्यार्थी हूँ। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है। क्या प्राकृतिक खेती में किन प्रकार के उर्वरकों का और कीटनाशकों का प्रवेश निषेध है? जी जी बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आया है अमित जी का, आइए इसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर शाह, पहले आप जवाब देना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे आज के दौर में हम देख रहे हैं कि शासन का भी बहुत ज़्यादा जोर है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, जैसे कि उन्होंने बताया, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के ऊपर में काफ़ी जोर है। तो उसमें ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मुख्य रूप से फ़र्क है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो एक इस तरह की खेती है जिसमें हम लोग पूरी तरह से मतलब कहना चाहिए कि ऑर्गेनिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, कुछ ना कुछ खर्च इन्वॉल्व होता है। जबकि प्राकृतिक खेती अपने आप में एक ऐसी खेती है जिसमें किसी भी तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। पूरी तरह से जो प्राकृतिक या ऑन फार्म उसके प्रोड्यूस हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग नीम बेस्ड कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जबकि इस तरह की जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें हम लोग किसी तरह के कीटनाशक वैसे तो प्रतिबंधित हैं, लेकिन एक दशपर्णी करके एक तरह का होता है जो कीटनाशक है, आवश्यकता होने पर उसका प्रयोग कर सकते हैं जी। या फिर नीमास्त्र का भी इस्तेमाल किया नीमास्त्र जी, नीमास्त्र है। फिर इसके अलावा जीवामृत है, घन जीवामृत है, इस तरह के फिर बीजामृत है जो कि बीज के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो नेचुरल फार्मिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग देखते हैं कि कंपोस्ट है, FIM है, इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो अगर कॉस्ट के हिसाब से भी आप देखें तो नेचुरल फार्मिंग पूरी तरह से लो कॉस्ट फार्मिंग है, नो कॉस्ट फार्मिंग कहना चाहिए। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ इनपुट इन्वॉल्व होता है। साथ ही अगर मृदा की तैयारी की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग ये कहा जाता है कि भाई जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने खेत को तैयार करें। जबकि नेचुरल फार्मिंग में किसी भी तरह के टिलेज की या मृदा के आधारित किसी भी तरह की एक्टिविटी को प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि जितना ज़्यादा आप टिलेज यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप सॉइल में, मृदा में ट्रैक्टर या किसी तरह के संसाधनों का प्रयोग करके मृदा को आप चलाएंगे, उतना ज़्यादा मृदा का नुकसान करेंगे, मृदा के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का नुकसान करेंगे। तो इस तरह से इनको संरक्षित करते हुए हम लोग नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग ऑर्गेनिक इनपुट्स का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बात हो गई जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में। इस बातचीत को और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुरेश पाटिल जी, बेलगांव कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। तो हमारा सवाल ये है कि गन्ने की कटाई के बाद हम विश्रांति के लिए खेत छोड़ देते हैं, तो अभी जो धूप में ज्यादा रहने से मिट्टी के ऊपर कुछ असर हो सकता है क्या?
जी बिल्कुल, तो जवाब देना चाहेंगे डॉक्टर तन्नेन्दु? देखिए, आपने भी गन्ने की कटाई के बाद आपने विश्रांति के लिए छोड़ा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्राय किसान आजकल फसल चक्र ऐसा ले रहे हैं कि फसल को ज़मीन को आराम करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से देखिए फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जो आपके जो इसमें बीमारियां हैं या जो जिसके जो इससे पहले जो कीट होंगे, उनके जो शिशु अवस्था के जो उसमें अंदर ज़मीन में होंगे, तो वो भ्रूण होंगे, तो उनको भी वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ पानी जो है वो भी वाष्पीकृत होता है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो मिट्टी है उसका जब आगे आप जाएंगे तो आप पानी का जो है सही व्यवस्थापन कर पाएँ। लेकिन अगर आपने विश्रांति के लिए छोड़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो आपकी जो मिट्टी है वो अपना जीर्णोद्धार या रिजुवनेशन जो है वह कर पाती है। और बहुत सारी क्रियाएं हैं, क्योंकि जो उसके ऊपर जो टेम्परेचर है, जो आप तापमान की बात की, साथ साथ आप ये भी देखेंगे तापमान घटता भी है, बढ़ता भी है, दोनों तरीके का है। साथ में आप बहुत से प्रक्रियाएं भी होती रहती हैं, तो उससे एक फ़ायदा ही है, उससे कोई नुकसान नहीं है। टेम्परेचर ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो है अभी इतना नहीं पहुँचा है कि आप मतलब उस तरीके की परिकल्पना कर सकें। विश्रांति का आपने समय दिया है, मैं बहुत धन्यवादी हूं आपका कि आपने एक अपनी जमीन के बारे में सोचा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को पुनः तैयार कर पाती है, पुनर्जीवित कर पाती है नेक्स्ट फसल के लिए, अगली फसल के लिए। जी बिल्कुल। तो सुरेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और रसायन मुक्त खेती यानी कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की यहाँ पर बात हो रही है। तो डॉक्टर तन्नेन्दु, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि लागत के नजरिए से तो डॉक्टर शाह ने हमें समझाया ही, मैं ये जानना चाहती हूँ उत्पादन के नजरिए से भी कि संसाधनों का बचत करते हुए उत्पादन में किस तरह का फर्क आता है, और कई किसान इसे अपनाने से इसलिए डरते हैं कि उनको ये लगता है कि हमें नुकसान हो जाएगा। तो दरअसल असलियत क्या है, ये बताएं हमें। देखिए, सबसे पहले तो खेती तब तक लाभकारी नहीं हो सकती जब तक किसान अपने आप ही स्वयं बहुत सारे आदानों का खुद ही बनाना और खुद ही प्रयोग करना शुरू ना करे। इसमें आपने बहुत अच्छा बताया कि भाई एक है मिट्टी की खाद और एक है फसल की खाद। तो हमें ये विभेद करना पड़ेगा कि अगर मिट्टी की खाद है यानी कि जमीन को बढ़िया करेंगे, तो उसके अंदर जब आपका बीज का अंकुरण होगा, जब जड़ें बनेंगी, तो भली भांति अच्छी तरीके से अच्छे माहौल में पनप पाएंगी। तो जो उसकी जो बढ़त होगी वो भी आपको कहीं ना कहीं आगे जाके फायदा देगी। जो पौधे की खाद है उसका सटीक प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। जो लक्षित प्रयोग कह लीजिए या सटीक प्रयोग कह लीजिए, या उसको प्रेसिशन फार्मिंग की आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि फसल की अवस्था के अनुसार आपको खाद और जो खाद, पानी और साथ में जो एग्रोकेमिकल जो भी समय समय पड़ते हैं उनका प्रयोग करना है। इसके लिए आपको फसल की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, कौन सी वैरायटी लगी है, उसमें कितने स्टेज में, कब इसमें जो अंकुरण के बाद इसमें जो कल्ले बन रहे हैं या ब्यास जो ले रहा है, या उसके अंदर जो आगे जो आप देखेंगे जब उसमें जो पैनिकल या जो फूल निकलने की अवस्था है वो कब आती है, और उस समय कब कब उसको खाद या जो भोजन की आवश्यकता पड़ती है, कितनी खुराक देनी चाहिए। तो लक्षित प्रयोग के जैसे तरीके थे, टपका सिंचाई की बात हो रही थी, ड्रिप इरिगेशन है, तो बहुत सारी फसलों में ये कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ब्रॉडकास्टेड है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ शायद संभव नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा कई जगह ऐसा भी देखा कि वाटर टेबल ही ऊपर होता है, तो वहाँ पर आप नहीं कर पाते हैं। तो सभी परिस्थितियों के लिए नहीं है, लेकिन बहुत ही लाभकारी विधि है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो पर्णीय छिड़काव है यह भी बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप जब 50-60 दिन की फसल हो जाती है तो पर्णीय छिड़काव के द्वारा आप पौधों के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचा पाते हैं, जो कि मिट्टी से उसे नहीं मिल पाया है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसमें हम लोग 4R टेक्निक की भी बात करते हैं, कैसा सही सोर्स हो, सही मात्रा में और सही समय पर और सही तरीके से आपको व्यवस्थापन किया जाए तो आपको फायदा, परिणाम भी अच्छे नजर आते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। श्रवण सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कुचामल राजस्थान से। आइए उनसे बात करें। श्रवण जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए श्रवण जी, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और बताइए क्या जानना चाहते हैं। अब गर्मी की मौसम आ रही है, कौन कौन सी सब्जी? जी श्रवण जी, जहाँ तक हम आपको समझ पाए हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि गर्मियों में कौन कौन सी फसलें ली जा सकती है। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब हम लेंगे हमारे विशेषज्ञ से।
तो डॉक्टर शाह बताइए, कुछ जवाब देना चाहेंगे? जी, जैसे कि अभी कुछ देर पहले भी चर्चा करी, गर्मी में पानी की उपलब्धता के हिसाब से सब्जियों की खेती की जाती है। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा, अगर उनके पास में पानी की उपलब्धता है तो कद्दू वर्गीय फसलों के ऊपर वो जाएं और उस हिसाब से जो उनके क्षेत्र के हिसाब से उपयुक्त प्रजातियां हैं उनका चयन करें, तो वो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। जी श्रवण जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हेलो किसान में आज हम संसाधनों के उचित उपयोग की बात कर रहे हैं और इससे किस तरह से आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, बेहतर खेती कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत हो रही है। इस विषय से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। इस वक्त हमारे पास एक सवाल भेजा गया है वीडियो के जरिए। आइए देखते हैं कि क्या सवाल आया है। नंदलाल जाट जी जयपुर राजस्थान से क्या पूछ रहे हैं, आइए देखते हैं। मैं नंदलाल जाट, गांव पाउटा, जिला जयपुर, राज्य राजस्थान। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं कि गेहूं की फसल में किसान के पास अगर केवल 3 पानी है तो किस किस अवस्था में सिंचाई करना उपयुक्त? जी बिल्कुल, तो डॉक्टर शाह बताएं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। आप जैसे कि जानते हैं कि हरियाणा पंजाब में काफ़ी हमारे कृषक जो हैं वो गेहूं की खेती करते हैं और इसके अलावा अब तो गेहूं की खेती मध्य प्रदेश के अलावा कई क्षेत्रों में होती है और किसान अपनी पानी की उपलब्धता के अनुसार गेहूं में सिंचाई देता है। और ये भी आप जानते हैं कि बिना पानी के गेहूं की खेती संभव नहीं होती या बहुत ही मुश्किल होती है। इसके एक सिंचाई देने की अवस्था जानने के पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि गेहूं की फसल में मुख्य रूप से कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती है जब जब उनको पानी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली जो अवस्था होती है वो होती है CRI स्टेज, जिसको कि बोला जाता है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। इसके बाद की अवस्था होती है टिलरिंग स्टेज, जिसमें कि उसमें कल्ले फूटते हैं। तीसरी अवस्था होती है फ्लावरिंग स्टेज। तो ये 3 मुख्य अवस्थाएं होती है कि जिसमें इसकी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर किसान, जैसा कि इस किसान भाई ने सवाल पूछा कि उनके पास में अगर 3 पानी है, तो अगर 3 पानी आपके पास में है तो मैं सलाह दूंगा कि CRI स्टेज, टिलरिंग स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज में इन पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास में ज़्यादा पानी है, इसके अलावा 4 या 5 पानी भी अगर आप दे सकते हैं, तो इसके बाद की अवस्था जिसको कि मिल्किंग स्टेज कहा जाता है या जॉइंटिंग स्टेज कहा जाता है, उसमें भी वो 1 पानी दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आपको यह तय करना है कि आपके पास में कितना पानी है। तो कुछ किसानों के पास में 1 ही पानी होता है, तो उसमें हम ये सलाह देंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिसको कि CRI स्टेज कहते हैं, उस स्टेज में पानी देना चाहिए। और इसके अलावा पानी देने की तकनीक भी बहुत मायने रखती है। फ्लड इरिगेशन जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शुरू में हम लोग किसान जो हमारे गेहूं की खेती करते हैं, तो वो पूरी तरह से फ्लड इरिगेशन करने के बाद ही उसका सोइंग करते हैं और अंकुरण कराते हैं। तो बाद की स्टेज में अगर हो सके तो हम लोग स्प्रिंकलर पद्धति से पानी का उपयोग करके गेहूं को पानी दें, तो वो ज़्यादा लाभदायी साबित होगा। बिल्कुल। तो नंदलाल जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आइए अब आगे बढ़ाते हैं। और उर्वरक के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है, एक तरह से नया आविष्कार नैनो टेक्नोलॉजी है। तो जानना चाहेंगे डॉक्टर तनेंदु कि ये जो नैनो यूरिया या नैनो DAP अब उपलब्ध है किसानों के लिए, ये किसानों की लागत को कम करने के लिए और बेहतर उत्पादन देने में ये कितने कारगर साबित हो रहे हैं? देखिए, आपने बहुत ही समसामयिक प्रश्न किया है। संसाधनों के उचित प्रयोग की हम लोग बातचीत कर रहे थे। प्रायः देखा गया है कि संसाधनों के दुरुपयोग से न केवल किसानों को लाभ नहीं पहुंचता, वहीं कहीं ना कहीं हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, जल है और हर जगह प्रदूषण की जो समस्याएं आप देख पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपका जो मुनाफा है उसको भी कम करती है। यहाँ पर नैनो तकनीक का पदार्पण हुआ है। नैनो तकनीक की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी क्योंकि आप संसाधनों का सही प्रयोग तभी कर पाएंगे जब आप कम में ज़्यादा प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। तो नैनो मतलब कम मात्रा में और सही मात्रा में आपको प्रयोग करना है। इसके लिए बहुत जगह हम सोचते हैं कि भाई जो लक्षित प्रयोग या
या सही मात्रा में सही समय पर और सही प्रकार से अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलता है। आपने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया की बात किया। नैनो डीएपी देखिए एक बहुत ही क्रांतिकारी उत्पाद है, एक नैनो फॉर्मुलेशन है जिसका प्रयोग आप बीज शोधन के द्वारा या जड़ शोधन के द्वारा कर सकते हैं, और उसके बाद प्रथम 30 से 35 दिन जैसे कि क्रांतिक अवस्थाओं की हम बातचीत कर रहे थे, तो उसमें आपका अगर प्रयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि आप फास्फोरस जो है, जो आप डीएपी डालते हैं जिसका जो उपलब्ध मात्रा है मात्र 15 से 20% है, उसको आप कहीं ना कहीं आप उसकी उपयोग दक्षता बढ़ाकर आप ये पाएंगे कि आप आधे से अधिक आप डीएपी की मात्रा कम कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि कितनी मात्रा पौधा उपयोग कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि कितनी मात्रा आपकी मिट्टी में पड़ी रह गई। और इसके बाद आप देखेंगे कि आप नैनो यूरिया का स्प्रे करते हैं क्रांतिक अवस्थाओं पर। अगर एक स्प्रे कर पा रहे हैं तो फूल निकलने से पहले की अवस्था पर करें, लगभग 1 बोतल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और अगर आप 2 स्प्रे कर पा रहे हैं तो जो कल्ले बनने की अवस्था है, जहाँ पर आपको खेत में मिट्टी ना दिखे, आपको पूरा एक आच्छादित क्षेत्र दिखे, उस समय स्प्रे करिए। स्प्रे में प्राय टंकी वाला जो स्प्रे है उसका प्रयोग करते हैं। अगर 8 ढोलकी लग रही है तो आप 8 ढोलकी में 1 बोतल को विभाजित कर लीजिए और उसका प्रयोग करिए। कई जगह किसान भाई पावर स्प्रे से स्प्रे करते हैं, तो उससे स्प्रे करिए, तो आप ये पाएंगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसका प्रयोग करके बहुत अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। जो उपयोग दक्षता आपके जो संसाधन हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी का है, या जो आपके तत्व मिट्टी में पड़े हुए हैं उसको पौधे उपयोग नहीं कर पा रहा, नैनो तकनीक के माध्यम से पौधा में ये ट्रिगर होता है, इतनी सारी अवस्थाएं आती हैं उसके अंदर कि वो अच्छी तरीके से ज़मीन से खींच पाता है इन तत्वों को और इनकी उपयोग दक्षता भी बढ़ाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं किसानों का भी फ़ायदा है, सभी का फ़ायदा है, और इससे जो उत्पादन मिलेगा, जो मुनाफा मिलेगा, उससे भी फ़ायदा है। इसकी लागत कम है क्योंकि आप कहीं ना कहीं सब्सिडी से जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि इसकी लागत थोड़ा सा आपको महंगा लगता है कई बार, लेकिन अगर सब्सिडी को अगर आप छोड़ दें तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही क्रांतिकारी उत्पाद है। इससे आपका लागत भी कम होती है, मुनाफा भी होता है, लेकिन सही तकनीक से सही समय पर और सही मात्रा में इसका प्रयोग करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसका अगर प्रयोग करेंगे, साथ में नैनो जिंक और नैनो कॉपर, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी है, तो आप देखेंगे कि जिंक जो है अगर उसका प्रयोग किसान भाई करते हैं तो उनको, जैसे मक्के की फसल है तो जिंक की मात्रा आपको ज़्यादा चाहिए। प्याज है, प्याज के अंदर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, रोग आते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि ऊपर की जो डुंडी है वो घूम जाती है, तो वो कहीं ना कहीं जिंक की कमी के कारण है। तो आप इसका जब प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, और नैनो कॉपर का प्रयोग करने से बीमारी ही नहीं आएगी, तो आपको उसका जो उसको रोकथाम है उसके लिए भी कम प्रयास करना पड़ेगा। तो इसको आप नई तकनीकें आ रही हैं कृषि के क्षेत्र में भी, जिसका लाभ किसान ले सकते हैं और जो संसाधन है उसका समुचित उपयोग उसके जरिए कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर शाह मैं जरूर ये जोड़ना चाहूंगी कि ड्रोन तकनीक भी एक आधुनिक तकनीक आई है। अब अगर कीटनाशकों के छिड़काव की ही बात करें तो बेहिसाब पहले छिड़काव कर दिया जाता था और कहीं जरूरत है या नहीं है वहां भी हो जाता था, लेकिन ड्रोन ऐसी तकनीक है जिसके जरिए किसान बिल्कुल जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी, प्रिसिजन फार्मिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। उसमें ड्रोन के जरिए ये असेसमेंट किया जाता है कि कहाँ पर कीटनाशक की आवश्यकता है और कहाँ पर नहीं। तो जहाँ पर आवश्यकता है और जिस चीज़ की कमी के कारण उस चीज़ का हमको एप्लीकेशन देना है, वही चीज़ हम इसके ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। और आने वाले समय में तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी ये एआई का बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है, तो एआई भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आने वाले समय में हमारे किसानों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और इस दिशा में भी कई योजनाएँ शासन द्वारा चलाई गई है। और जैसा आपने भी कुछ दिन पहले ही देखा कि हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय ने भारत विस्तार के नाम से एक योजना लॉन्च करी है, जिसमें सीधे किसानों के पास में किस तरह से वो लोग इंटीग्रेटेड, एक वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम के जरिए जो भी विभिन्न प्रकार के कृषि आदान है, रिसोर्सेज हैं, उन तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। ये उसके लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना अभी लॉन्च की गई है। इसके अलावा भी और कई सारी ऐसी योजनाएं शासन ने लॉन्च करी, जैसे कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पिछले साल लॉन्च की गई है। उसमें भी किसानों को इस बात का जोर दिया गया है कि जितनी भी योजनाएं शासन की चल रही है, सबका समेकित रूप से उपयोग हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से हो, कन्वर्जेंस के माध्यम से, और एक इंटीग्रेटेड रूप से किसान के, गांव के, जिले के और अपने खेती के विकास के लिए ये योजना स्वीकृत की गई है। तो बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं, और खासतौर पे एआई तकनीक को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है उसका लाभ आप ले सकते हैं, और बिल्कुल संसाधनों का उचित इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ आप पर्यावरण की सेवा कर सकते हैं बल्कि अपनी सीधी बचत कर सकते हैं, और जाहिर तौर पर इसका अर्थ यही होगा कि आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर पंकज कुमार शाह, डॉक्टर तर्नेंदु सिंह, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां हमें कार्यक्रम में दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ज्यादा विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से अपने संसाधन
संसाधनों का आप सटीक उपयोग करके बेहतर लाभ ले सकते हैं खेती के माध्यम से। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हेलो किसान कार्यक्रम में और बता दें आपको अगले विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम का जो अगला विषय रहेगा वो रहेगा जायद फसलों के बीज की उपलब्धता। तो इस खास विषय पर अगले कार्यक्रम के दौरान बातचीत की जाएगी हेलो किसान कार्यक्रम में। इस दौरान आप अपने सवाल भेज सकते हैं। अगर वीडियो के जरिए आप अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो नोट कर लें नंबर जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं 8800520717। जी हाँ, तो इसमें आप अपने वीडियो के जरिए सवाल भेज सकते हैं, उसमें नाम और स्थान भी जरूर आप कह दें। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com पर आप सवाल भेजें, इसमें भी अपना नाम और स्थान जरूर लिखें। साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। और जानकारियों से भरपूर हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। Thank you.